एक आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि लोक प्रक्रिया सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाओं की विवेचना कीजिए। लोक प्रक्रिया सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, लोक प्रक्रिया का मतलब इसकी क्या क्या अवधारणा है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, इसके परिचय को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि लोक प्रक्रिया सिद्धांत यह समझाता है कि सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीतियां केवल किसी एक व्यक्ति या संस्था का निर्णय नहीं होती, बल्कि वे एक लंबी और व्यवस्थित प्रक्रिया का परिणाम होती हैं। मतलब किस तरह से समस्या का चुनाव होता है समाज में, उसके बाद उसको किस तरह से एजेंडा में लाया जाता है, नीति निर्माण होता है, ठीक है, और फिर उसको लागू किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत में नीति को एक जीवंत प्रक्रिया माना गया है। और इस सिद्धांत में, ये जो लोक प्रक्रिया सिद्धांत है, इसमें नीति को एक जीवंत प्रक्रिया माना गया है, जिसमें समस्या की पहचान से लेकर नीति के लागू होने तक अनेक संस्थाएं, अधिकारी, विशेषज्ञ, नागरिक समूह और प्रशासनिक इकाइयां भाग लेते हैं। इसलिए लोक प्रक्रिया सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि लोक नीति कैसे बनती है, कैसे लागू होती है और कैसे उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो लोक प्रक्रिया सिद्धांत है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बताना है कि लोक नीति कैसे बनती है, कैसे लागू होती है और कैसे उसका मूल्यांकन किया जाता है। ये जो पूरा प्रक्रिया, इसी को बताने के लिए उसको लोक नीति सिद्धांत कहा जाता है। आगे हम लोग समझेंगे लोक प्रक्रिया सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाओं को। जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि लोक प्रक्रिया सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाओं के बारे में बताइए। तो पहला जो इसका अवधारणा है वह समस्या की पहचान। सबसे पहले क्या है, तो समस्या का पहचान करना पड़ेगा। समाज में क्या समस्याएं चल रही है उसको पहले पहचानना पड़ेगा, और जो गंभीर है पहले उसको उठाया जाएगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत की पहली अवधारणा यह बताती है कि लोक नीति निर्माण की शुरुआत किसी सार्वजनिक समस्या की पहचान से होती है। ये जो सिद्धांत है लोक प्रक्रिया सिद्धांत, इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो अवधारणा है, इसमें यह बताया जाता है कि लोक नीति निर्माण की शुरुआत किसी सार्वजनिक समस्या की पहचान से होती है। कोई समस्या तभी लोक समस्या मानी जाती है जब वह समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करे और लोगों के बीच चर्चा का विषय बने। कोई भी समस्या को लोक समस्या तभी माना जाएगा जब वो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करे, मतलब उसका प्रभाव समाज में बहुत बड़ा तरीके से पड़ना चाहिए, साथ में लोगों के बीच चर्चा का विषय होना चाहिए। आगे इसमें कहा जा रहा है कि मीडिया, नागरिक समूह, राजनीतिक संगठन और सामाजिक आंदोलनों की भूमिका समस्या को सामने लाने में महत्वपूर्ण होती है। और ये चाहे मीडिया हो, चाहे नागरिक समूह हो, राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक आंदोलन, ये सब क्या है, ये सभी जो सदस्य हैं या फिर ये सभी जो है, ये क्या करते हैं, तो समस्या को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार समस्या वास्तविक होने के बावजूद एजेंडा में नहीं आती, जबकि कभी कभी जन दबाव के कारण छोटी समस्या भी बड़ी बन जाती है। कभी कभी क्या कहा जा रहा है कि कोई बड़ा समस्या होता है जो कभी कभी सामने नहीं आ पाता, एजेंडा में नहीं आ पाता, लेकिन जो छोटा समस्या कभी कभी जन दबाव, मतलब जो लोगों का दबाव है, जो मीडिया का दबाव है, कंपनी का दबाव है, संगठन का दबाव है, ठीक है, जो राजनीतिक लोगों का दबाव है, उनके दबाव के कारण कोई छोटा सा समस्या भी एजेंडा में आ जाता है। कहा जा रहा है कि इसलिए समस्या की पहचान एक सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है, केवल तकनीकी मामला नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि ये दोनों चीजों को देखना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा। इसीलिए समस्या की पहचान एक सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है, केवल तकनीकी मामला नहीं है। दूसरा बात है इसमें एजेंडा निर्माण। ठीक है, एजेंडा निर्माण। कहा जा रहा है कि दूसरी अवधारणा के अनुसार सभी समस्याएं सरकारी एजेंडा में नहीं आती। सरकार केवल कुछ चुनिंदा मुद्दों को प्राथमिकता देती है। यह प्राथमिकता तय करने में मीडिया की बहस, जनता की राय, हित समूहों का दबाव और राजनीतिक नेताओं की रुचि महत्वपूर्ण होती है। जिन मुद्दों पर सामाजिक समर्थन अधिक होता है या जिनके पीछे संगठित समूह होते हैं, वे तेजी से एजेंडा में स्थान पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो समस्या गंभीर होता है या फिर जिसके पीछे लोग लगे हुए हैं, जिन समस्याओं को पूरा करवाने के लिए लोग लगे हुए हैं, मीडिया वाले लगे हैं, राजनेता लगे हैं, वो सारे जो समस्याएं हैं वो एजेंडा में पहले आते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार एजेंडा निर्माण केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि शक्ति संघर्ष और सामाजिक बहस का परिणाम है। इस तरह से एजेंडा निर्माण जो है केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, मतलब किस तरह से समस्या चल रहा है, कौन सा समस्या एजेंडा में होना चाहिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि शक्ति संघर्ष और सामाजिक बहस का भी यह परिणाम होता है। जो शक्ति दिखाएगा, जिस समस्याओं को लेकर के लोग शक्ति दिखाएंगे और उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, वही एजेंडा में आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तीसरा जो इसका लोक प्रक्रिया सिद्धांत है वो है नीति विकल्पों का निर्माण। लोक प्रक्रिया सिद्धांत का जो तीसरा अवधारणा है वो है नीति विकल्पों का निर्माण। अब नीति बनेगा, नीति का निर्माण होगा। तीसरी अवधारणा कहती है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए अलग अलग वैकल्पिक नीतियां तैयार की जाती हैं। इसमें विशेषज्ञ, थिंक टैंक, नौकरशाह, हित समूह और शोध संस्थान अपनी अपनी राय प्रस्तुत करते हैं।
इस चरण में लाभ हानि विश्लेषण, आर्थिक अध्ययन, राजनीतिक स्थिति का आकलन और व्यावहारिकता की समीक्षा की जाती है। इसलिए नीति निर्माण केवल राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि एक तकनीकी और सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न हितों को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा हमारा हो गया अवधारणा नीति का निर्माण। चौथा जो इसका अवधारणा है वो है निर्णय निर्माण। निर्णय निर्माण, अब फैसला लिया जाएगा। जाना कि लोक प्रक्रिया सिद्धांत के अनुसार निर्णय केवल सरकार या मंत्रिपरिषद का काम नहीं होता। ये जो लोक प्रक्रिया सिद्धांत है इसके अनुसार निर्णय केवल सरकार या मंत्रिपरिषद का काम नहीं होता। जो भी नीति निर्माण किया जाता है उसमें सिर्फ सरकार का काम नहीं होता, बल्कि निर्णय पर गठबंधन राजनीति, दलगत हित, जनमत, नौकरशाही का सुझाव, आर्थिक संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजों का भी प्रभाव पड़ता है, चाहे वो आर्थिक संसाधन हो, नौकरशाही का सुझाव हो, जनमत हो, दलगत हित हो, गठबंधन राजनीति हो, इन सबका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए कोई निर्णय पूरी तरह तार्किक नहीं होता, बल्कि राजनीतिक समझौते, सामाजिक दबाव और आर्थिक सीमाओं के संतुलन का परिणाम होता है। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि कोई भी जो निर्णय वो तार्किक नहीं होता, बल्कि उसमें राजनीतिक समझौता भी होता है, सामाजिक दबाव और आर्थिक सीमाओं का संतुलन का वो परिणाम होता है। यही नीति निर्णय हमेशा बहुहितों का मेल होता है, और यही कारण है कि नीति निर्णय जो है वो हमेशा बहुहितों का मेल होता है, मतलब बहुत सारे उसमें हित देखे जाते हैं या फिर हित होते हैं। अगला पॉइंट इसका अगला अवधारणा है पांचवा, वो है नीति कार्यान्वयन। नीति का कार्यान्वयन, नीति को लागू करना। यह सिद्धांत मानता है कि नीति का वास्तविक स्वरूप कार्यान्वयन के दौरान ही दिखाई देता है। जब इसको लागू किया जाता है तभी इसका स्वरूप दिखाई देता है। नीति बनाने वाले और उसे जमीन पर लागू करने वाले दोनों अलग अलग होते हैं। जो नीति बनाता है और जो इसको लागू करता है वो दोनों अलग अलग है। इसलिए कई बार लागू करने में समस्याएं आती हैं। कार्यान्वयन में नौकरशाही, स्थानीय निकाय जैसे कि एनजीओ, पंचायत, कानूनी संस्थाएं और नागरिक सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि कार्यान्वयन कमजोर हो जाए तो अच्छी नीति भी विफल हो सकती है। इसलिए कार्यान्वयन नीति चक्र का सबसे निर्णायक चरण माना जाता है। जो कार्यान्वयन का जो चीज है उसको नीति चक्र का सबसे निर्णायक चरण माना जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग इसका जो छठा अवधारणा है मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। मूल्यांकन और प्रतिक्रिया मतलब अब जो नीति लागू किया गया है उसका जांच होगा पहले कि क्या समाज में इसका प्रभाव पड़ रहा है, सही या फिर गलत, या फिर कितना प्रभाव पड़ रहा है, और साथ में फीडबैक जो प्रतिक्रिया है वो भी जरूरी होता है। तो इस सिद्धांत का अगला चरण नीति के परिणामों की समीक्षा से जुड़ा है। मूल्यांकन यह तय करता है कि नीति सही दिशा में जा रही है या फिर उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। शोध संस्थान, मीडिया, विशेषज्ञ और सरकारी एजेंसियां नीति के प्रभावों का विश्लेषण करती है। इस विश्लेषण से प्राप्त प्रतिक्रिया सरकार को बताती है कि नीति सफल है, असफल है या उसमें संशोधन की आवश्यकता है। यही प्रतिक्रिया भविष्य की नीतियों को और बेहतर बनाती है। जब जो भी नीति उसको लागू कर दिया जाता है उसके बाद उसको मूल्यांकन किया जाता है कि वो सफल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है या फिर उसमें संशोधन का जरूरत है, और उसके बाद फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, जो प्रतिक्रिया उसको देखा जाता है। सातवां जो इसका अवधारणा है वो है निरंतर प्रक्रिया। लोक प्रक्रिया सिद्धांत की अंतिम अवधारणा यह है कि नीति निर्माण एक बार की घटना नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब लगातार ये चलने वाली प्रक्रिया है। सबसे पहले समस्या को खोजा जाएगा, फिर उसको एजेंडा में लाया जाएगा, फिर उसका विकल्प चुना जाएगा। ठीक है, किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, निर्णय लिया जाएगा, फिर उसको कार्यान्वयन किया जाएगा, मतलब उसको लागू किया जाएगा, फिर उसका मूल्यांकन होगा और नई समस्या को फिर से खोजा जाएगा। तो यह चक्र लगातार चलता रहता है और समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए नीति निर्माण एक गतिशील और सतत यात्रा है जिसे कोई अंतिम चरण नहीं होता। इसलिए कहा जा रहा है कि जो नीति निर्माण है वो एक गतिशील सतत यात्रा है जिसका कोई भी अंतिम चरण नहीं होता। मतलब एक बार समस्या का खोज हुआ, फिर उसको एजेंडा में लाया गया, फिर उसमें नीति बन गया। ठीक है, उसके बाद कार्यान्वयन मतलब उसको लागू कर दिया गया, फिर उसका फीडबैक लिया जाएगा, उसको मूल्यांकन किया जाएगा और फिर से किसी न किसी समस्या को खोजा जाएगा। मतलब ये लगातार चलते रहता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि लोक प्रक्रिया सिद्धांत का महत्व क्या निकला। तो पहला जो इसका महत्व है वो है नीति को वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाता है। यह सिद्धांत नीति निर्माण को चरणों में समझाता है। समस्या पहचान, एजेंडा, निर्माण, निर्णय, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। इससे नीति मनमाने ढंग से नहीं बनती बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के आधार पर तैयार होता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण नीति की गुणवत्ता को बढ़ाता है और निर्णय अधिक तार्किक बनता है, और जो निर्णय वो अधिक तार्किक बनते हैं। दूसरा जो इसका महत्व है वो है नीति में जनता की भूमिका को स्वीकार करता है। यह सिद्धांत बताता है कि नीति केवल सरकार की नहीं बल्कि जनता की भी प्रक्रिया है। चुनाव, आंदोलनों, जनमत और मीडिया की भूमिका को इसका अभिन्न हिस्सा माना गया है।
इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और नीति जनता की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ पाती है, और जो नीति है उसको जनता की जरूरतों को बेहतर ढंग से वो समझ पाती है। तीसरा जो इसका महत्व है लोक नीति सिद्धांत का, वो है नीति निर्माण को बहु अभिनेताओं की प्रक्रिया मानता है। नीति निर्माण को बहु अभिनेताओं की प्रक्रिया मानता है, मतलब इसमें कई सारे लोग भाग लेते हैं। इस सिद्धांत में सरकार, हित समूह, विशेषज्ञ, नौकरशाही, मीडिया, एनजीओ और शोध संस्थानों को नीति का साझेदार माना गया है। ये जो सिद्धांत है लोक नीति सिद्धांत, इसमें सरकार को, हित समूह को, विशेषज्ञ को, नौकरशाही, मीडिया, एनजीओ और शोध संसाधनों को नीति का साझेदार माना गया, मतलब सबको मिलकर के बनाते हैं। इस विविध भागीदारी से नीति अधिक संतुलित, व्यापक और व्यवहारिक बनती है। यह दृष्टिकोण वास्तविक जीवन के नीति निर्माण से अधिक मेल खाता है। जब ये सब लोग मिलकर काम करते हैं, हालांकि जो नीति निर्माण का काम है वो सरकार करती है, फिर भी इनका भी वहां पर रोल होता है। वही कहा जा रहा है कि यह दृष्टिकोण वास्तविक जीवन के नीति निर्माण से अधिक मेल खाता है। वास्तविक जीवन के नीति निर्माण से यह अधिक मेल खाता है। चौथा जो इसका महत्व है कार्यान्वयन की वास्तविकता को सामने लाता है। कार्यान्वयन की वास्तविकता को सामने लाता है। यह सिद्धांत बताता है कि नीति का असली रूप कार्यान्वयन में ही दिखाई देता है। इसलिए यह केवल नीति बनाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पहचानता है कि नौकरशाही की क्षमता, धन, संगठन और स्थानीय स्तर की सक्रियता नीति को सफल बनाती है। इससे नीति के जमीनी प्रभाव को समझना आसान होता है। इससे जो नीति का जमीनी प्रभाव है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या फिर क्या पड़ेगा या फिर क्या पड़ता है, उसके बारे में समझना आसान होता है। पांचवा जो इसका महत्व है वो है नीति के निरंतर सुधार पर जोर देता है। नीति के निरंतर सुधार पर जोर देता है, लगातार इसके सुधार पर जोर दिया जाता है। मूल्यांकन और प्रतिक्रिया की अवधारणा बताती है कि नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ सुधारा जा सकता है, जिसको क्या है तो समय के साथ सुधारा जा सकता है। इसे सरकार पुराने अनुभवों से सीखकर नई और बेहतर नीतियां बना सकती है। पहले बात क्या कहा जा रहा है कि मूल्यांकन और प्रतिक्रिया की अवधारणा ये बताती है या फिर ये वो बताने का प्रयास करती है कि नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे समय के साथ सुधारा जा सकता है। इसे सरकार पुराने अनुभवों से सीखती है और नई बेहतर नीतियां बना सकती है। यह नीति निर्माण को गतिशील और आधुनिक बनाता है। और ये जो प्रक्रिया है, इससे क्या होता है, वो नीति निर्माण को गतिशील और आधुनिक बनाने का काम करता है। आगे देख लेते हैं हम लोग लोक प्रक्रिया सिद्धांत की आलोचना। कोई भी अगर सिद्धांत बनाया गया तो उसकी विशेषताओं के साथ साथ उसका कुछ आलोचना भी होता है। तो ये जो लोक प्रक्रिया सिद्धांत है, इसका जो आलोचना है वह प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल होती है। इसके अनुसार जो प्रक्रिया है वो बहुत ही लंबी और जटिल है। जो लोक प्रक्रिया सिद्धांत है, इसके अनुसार जो भी इसमें बताया गया है सिद्धांत के बारे में, वो बहुत ही लंबा और जटिल है। आलोचकों का कहना है कि इस सिद्धांत के सभी चरण वास्तविक जीवन में इतने आसान नहीं होते। जो आलोचक है, जो इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं, इसकी बुराई करते हैं, उनका कहना है कि इस सिद्धांत के सभी चरण वास्तविक जीवन में इतने आसान नहीं है। अगर इसको जमीनी स्तर पर लागू किया जाए तो वो इतने आसान है जितना इस सिद्धांत ने बताया है। कई बार नीति निर्माण वर्षों तक चलता है, जिससे निर्णय देर से होते हैं और जनता को समय पर लाभ नहीं मिलता। कई बार क्या है, नीति को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जिससे जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए इसका एक आलोचना यह है कि प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल होती है। प्रक्रिया की जटिलता से नीति का प्रभाव कम हो सकता है, और प्रक्रिया की जटिलता से, जैसे कोई भी प्रक्रिया प्रोसेस जितना कठिन रहेगा, नीति का प्रभाव उतना ही कम हो सकता है, क्योंकि वो जल्दी लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा जो इसका आलोचना है वह हित समूह का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जो हित समूह, उसका ज्यादा प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। लोक प्रक्रिया सिद्धांत जनता की भागीदारी पर जोर देता है, लेकिन व्यवहार में संगठित हित समूह नीति पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। जो हित समूह वो इस पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, हालांकि जनता का भी इसमें भागीदारी होता है। इससे कमजोर या गरीब वर्ग के मुद्दे पीछे रह जाते हैं और नीति शक्तिशाली समूहों की दिशा में झुक जाती है। अगर जनता का, जो गरीब लोग हैं या फिर जो आम जनता है, उनका बात अगर नहीं सुना जाएगा, इससे क्या होगा, तो गरीब वर्ग के मुद्दे हमेशा पीछे रह जाएंगे और जो नीति शक्तिशाली समूह का है उसकी तरफ झुक जाएगा। तीसरा जो इसका आलोचना है वो है राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रक्रिया प्रभावित होती है। जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसके कारण प्रक्रिया बहुत ही प्रभावित होती है। कई बार निर्णय पूरी तरह तार्किक नहीं होते, बल्कि राजनीतिक दबाव, चुनावी लाभ या नेताओं की रुचि के कारण लिए जाते हैं। कई बार क्या कहा जा रहा है कि जो निर्णय है, जो नीति बनाया जाता है, वो तार्किक नहीं होते, बल्कि राजनीतिक दबाव के कारण या फिर चुनावी लाभ के कारण या फिर नेताओं की रुचि के कारण इसको बना दिया जाता है। इससे नीति का वैज्ञानिक और व्यवहारिक आधार कमजोर हो जाता है। राजनीतिक प्रभाव कई चरणों को अप्रभावी बना देता है, और राजनीतिक प्रभाव के कारण ये जो चरण है नीति निर्माण का, उसको कई बार अप्रभावी बना देता है। चौथा जो इसका कार्यान्वयन में नौकरशाही की सीमाएं। ठीक है, कार्यान्वयन में नौकरशाही की सीमाएं। यह सिद्धांत कार्यान्वयन को
महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन वास्तविकता में भ्रष्टाचार, धन की कमी, प्रशिक्षण की कमी, स्थानीय अव्यवस्था और राजनीतिक हस्तक्षेप कार्यान्वयन कमजोर पड़ जाता है। इससे नीति के परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलती, जिस तरह से उम्मीद होता है उस तरह से नहीं मिल पाता, क्योंकि इसमें कुछ सीमाएं हैं। और पांचवा जो इसका आलोचना है वो है जनता की भागीदारी हमेशा समान नहीं होती। जनता की भागीदारी हमेशा समान नहीं होती, ठीक है। तो लोग भी इसमें भागीदारी सही से नहीं ले पाते, क्योंकि उनको नहीं मौका मिलता है। तो एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आपका खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि लोक प्रक्रिया सिद्धांत लोक नीति को एक गतिशील, चरणबद्ध और बहु अभिनेताओं की संयुक्त प्रक्रिया के रूप में समझाता है। यह दर्शाता है कि नीति केवल सरकार की मंशा नहीं होती, बल्कि समाज की चेतना, राजनीतिक दबाव और प्रशासन की क्षमता का संयुक्त परिणाम होती है। इसलिए यह सिद्धांत नीति विश्लेषण को अधिक वैज्ञानिक, सहभागी और वास्तविक बनाता है। तो एक हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष हो गया। ये क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर के लिए था। अगर आप वीडियो पूरा देखें तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और भी हम सारा वीडियो आपका करा दिए हैं। जो भी आपका कोर्स था पॉलिटिकल मेजर 6 का, सारा ही आपका क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सभी सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी कर सकें। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।